हेलो। 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 अरे ना। हेलो। देखिए आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपका कल लिखवाया गया था, जितना पढ़ाया गया है अब तक। और हमें जनरल असेंबली यानी कि आपका जो उसमें पहला अंग था, माने 6 अंग महत्व मुख्य हैं, यानी कि आपका प्रधान है या मेन है। उसमें से 6 अंगों को मैं शुरू किया था और पहला उसमें अंग शुरू किया था जनरल असेंबली या आम सभा या महासभा या साधारण सभा। आम सभा भी एक दो जगह एक दो बार कंपटीशन में लिखा है, तो भाई घबराना नहीं है, आम सभा दे। आम सभा के बारे में मैंने आज लेक्चर सुनिए और फिर ये समाप्त हो जाए तब डिटेल में लिखवाया जाए। कुछ बातें बताई भी गई हैं लेक्चर में आपका, लेकिन आम सभा के बारे में आपका जो सामान्य बातें हैं वे पहले देखा जाए। जब भी सामान्य बातें पढ़िए तो आपका सबसे पहले आर्टिकल 7 को उठाएंगे। आर्टिकल 7 में ये स्पष्ट बताया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होगा यानी कि यूएनओ होगा, उसके 2 प्रकार के अंग होंगे। एक आपका मेन अंग या मुख्य भाग या मुख्य कह सकते हैं अंग, और दूसरा सहायक अंग होंगे यानी कि गौण अंग, या उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब आपका होता है द्वितीयक। तो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रमुख अंग छः छः हैं। और छः याद रखिएगा आपका कौन कौन, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायता परिषद, सचिवालय और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भरमाया है। भरमाया इस प्रकार है कि कौन सा मुख्य अंग है, तो 3 इसमें से रहेगा और उपर्युक्त सभी रहेगा, तो उपर्युक्त सभी मारिए। दूसरा जो मॉडल यहाँ से ज़्यादा बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग यूएनओ का मुख्य या प्रधान अंग नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया देता है और 3 तो इसमें से रहेंगे और एक कोई ना कोई बाहर का रहेगा। यानी कि कोई दूसरा आपका माने संस्था दे देगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दे दे या विश्व बैंक दे दे या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय दे दे। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यूएनओ का मुख्य अंग नहीं है, वो अलग हैं। तो यही गलत होता है, इसको भाई सुधार लेना है, अच्छे रट कर जाना है और ऑप्शन में आपको देखना है कि कैसा मॉडल पूछा जा रहा है। इसके बाद महासभा के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह चैप्टर अगला याद रखना है। अध्याय आपका 4 में किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का चैप्टर 4 में अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लेकर 22 तक में महासभा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान समय में जो क्वेश्चन का मॉडल पूछा जा रहा है, आजकल चैप्टर भी पूछा जा रहा है और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक ये चैप्टर हैं, यानी कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इस माने यह चैप्टर है, ये भी आपका पूछा जा रहा है। तो किस चैप्टर में भाई फिर एक बार तैयार करिए, चैप्टर 4 में
कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में, तो 9 से लेकर कहाँ तक में, आपका 22 में। महासभा के बारे में जहाँ तक आपकी बात है, महासभा के बारे में फिर एक बार हम दोहरा दें, कुछ सामान्य बातें दोहरा दी जाए जल्दी, और क्योंकि थोड़ा बहुत आपका पढ़ाया गया था, लेकिन फिर एक बार चूँकि आपका गैप 1-2 दिन हो गया है, तो फिर एक बार क्रम में लाने के लिए आपका कुछ चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी, और आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बना है वो भी पकड़ना है। और आपका प्रयास ये करिए कि यूपी जे आने वाली है, तो आपका अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने क्वेश्चन हैं अभी आपको तैयार कर लेने हैं, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन में समाप्त ही ये हो जाएगा। तो आप भी जो भी क्वेश्चन आपका साल पेपर में है, जितने भी, अभी आपका 10 दिन के अंदर क्या कर लेना है, समाप्त। चैप्टर वाइज दिया है, तो जो चैप्टर पढ़ाया जाए उस चैप्टर से आप पूरा क्वेश्चन एक बार साल पेपर में दोहरा लीजिए। ये देखिए आपका भाई, महासभा किसकी उत्तराधिकारी हैं, तो आपको बताया गया था कि जो लीग ऑफ नेशन 1920 में गठित हुआ था, उसमें सभा थी, यानी कि असेंबली थी, और उसी का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत किसको बनाया गया है, महासभा को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि महासभा की मूल सदस्य संख्या कितनी थी, तो मूल सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपका 51 थी। वर्तमान में महासभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो 193 है, यानी कि जितने मेंबर यूएनओ के हैं सदस्य, वे महासभा के सदस्य माने ऑटोमेटिक होते हैं। तो 193 मेंबर हैं, तो महासभा की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में, 193। इसके बाद महासभा का मुख्यालय कई बार पूछा है, मुख्यालय भी याद रखना है अच्छे से। महासभा का जो हेड ऑफिस है कहाँ है, वह न्यूयॉर्क में है, ये भी रट कर जाइएगा। महासभा की प्रथम बैठक भी पूछी गई है, डेट वाइज याद रखना है। महासभा की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 10 जनवरी 1946 याद रखिएगा। इसके बाद आपका किस संस्था को विश्व विधायिका या विश्व की संसद या वर्ल्ड लेजिस्लेटिव कहा जाता है, यानी कि विश्व की विधायिका कहा जाता है नहीं, मैं फिर बता दूं, कहा जाता है तो क्या जवाब रहेगा, इस महासभा को। फिर आपका महासभा की बैठक कब शुरू होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और आपका पिछले लेक्चर में बताया गया था कि नियमित बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर और कब तक चलती हैं, दिसंबर लास्ट तक, यानी कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका समाप्त होती हैं लगभग। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कब आपका बैठक प्रारंभ होती है। अब एक देश अपने अधिकतम कितने प्रतिनिधियों को महासभा में भेज सकता है, तो ये भी बताया गया था 5। कितने 5, यानी कि एक देश अपने 5 लोगों को जनरल असेंबली में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकता है, लेकिन ये लोग मत जब देंगे तो 5 नहीं देंगे, वोटिंग करेंगे तो भारत का कितना वोट रहेगा, केवल 1, यानी कि किसी देश का कितना वोट रहेगा, 1, लेकिन कितना मेंबर भेज सकते हैं, 5, ये भी आ चुका है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका कह सकते हैं कि महासभा जब बैठक शुरू होती है तो ये भी एक बार आया है कि एक अध्यक्ष का चुनाव करती है और कितने उपाध्यक्ष चुनती हैं, तो 21।
यानी कि एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो जो सीरियल वाइज उपाध्यक्ष होते हैं वे आपका महासभा की अध्यक्षता करेंगे। ये याद रखिए, 1+21 यानी कि एक अध्यक्ष। इसके बाद आपका महासभा के बारे में, आपका महासभा के बारे में जो लास्ट आपका है कि महासभा का कार्य क्षेत्र कहाँ दिया गया है, यानी कि महासभा का कार्य क्षेत्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 10 से लेकर 17। फिर एक बार याद रखिए, महासभा का कार्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, तो 10 से लेकर क्या 17। अब हमें जो दूसरे पॉइंट पर देखना है, ये तो सामान्य बात हुई। दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है, महासभा के एक्ट देखना है, महासभा के कार्य, और उसके बाद आर्टिकल शुरू किया जाएगा। जो छूटी बातें रहेंगी तो वह आर्टिकल में समाहित हो जाएंगी। लेकिन महासभा के कार्य के बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल इसी में भी लिखवाते समय भी समाहित किया जाएगा और पढ़ाते समय। आखिर महासभा कार्य क्या करती हैं ये पूछा जाता है। महासभा के जो प्रपोजल होते हैं या जो रिजोल्यूशन होते हैं, जो संकल्प महासभा व्यक्त करती हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये पूछा जाता है। तो एक एक कार्यों को देखा जाए। जहाँ तक महासभा की बात है, महासभा आपका तमाम विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका कार्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यानी कि अब यहीं से आपका पढ़ा भी गया था, फिर एक बार 2-3 मिनट हम दोहरा दें तब आपका आगे बढ़ा जाए। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने का कार्य महासभा कर सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, प्राइमरी लाइबिलिटी है, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वह महासभा की न होकर आपका सुरक्षा परिषद की है। तो वह आर्टिकल भी पूछा गया, जीएस में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा परिषद को ये प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे। तो ये आर्टिकल है 24, याद रखिएगा। यानी कि सुरक्षा परिषद के इसके बाद से सिक्योरिटी काउंसिल शुरू होगी, माने इस चैप्टर के बाद उसमें बताया जाएगा। लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है ये कम से कम याद रखिएगा। तो प्राथमिक जिम्मेदारी आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की वास्तव में सुरक्षा परिषद की है। अगर अब समस्या देखिए क्या है, यदि सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, आगे बताया जाएगा सुरक्षा परिषद का गठन में 5 अस्थाई सदस्य हैं, अगर उनमें से एक या एक से अधिक ने किसी प्रपोजल पर अपना नकारात्मक मत दे दिया, नकारात्मक मत का मतलब वीटो का प्रयोग कर दिया, यानी कि उस प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया, इनकार, तो भाई आपका सुरक्षा परिषद विफल हो जाएगी। तो फिर एक क्वेश्चन बनाना है कि सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग या नकारात्मक मत किसने दिया है, तो आपका जवाब रहेगा रूस ने। भाई हमेशा अमेरिका का क्या रहा है, ज़्यादातर विरोधी, तो रूस ने दिया है। अब ये है कि आगे देखा जाए, जो महासभा है वह माने किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती हैं। आप यानी कि महासभा
किसी भी विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ कर सकती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है और वह अपवाद ही पूछा जाता है। आपका देखिए 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में वही एक्सेप्शन या अपवाद याद रखना है कि महासभा कब किसी विषय पर विचार नहीं कर सकती। तो बस एक लाइन ही पकड़ना है कि जब सुरक्षा परिषद पहले से ही किसी विषय पर विचार कर रही है तो महासभा को उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि विचार नहीं कर सकती। यही आपका दिमाग में बैठाना है। फिर एक बार हम बता रहे हैं कि महासभा किस मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं कर सकती। तो जिस मुद्दे पर सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद विचार कर रही है उस मुद्दे पर महासभा को हक नहीं है कि वह विचार विमर्श प्रारंभ कर सके। लेकिन फिर इसका अपवाद आ गया और अपवाद ये है कि यदि सुरक्षा परिषद सहमति दे दे तो महासभा उस विषय पर भी विचार विमर्श कर सकती है आपका जिस विषय पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही है। लेकिन किसकी सहमत से, ये भी याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद की सहमत से। ये क्वेश्चन आपका अच्छे से लिखवाया जाएगा, लेकिन भाई 2 बार बताया गया, समझने का प्रयास करिए, कठिन क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब आइए आगे देखा जाए आपका, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राइमरी लाइबिलिटी प्राथमिक जिम्मेदारी आपका सुरक्षा परिषद की है, लेकिन यदि सुरक्षा परिषद अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल हो जाए, फेल मार जाए, तो क्या महासभा इस जिम्मेदारी को निभा सकती है कि नहीं? इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कोई प्रावधान नहीं था। तो जब प्रावधान नहीं था तो आपका ऐसी दशा में अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया जिसका ब्रिटेन और फ्रांस ने सपोर्ट किया और उस प्रस्ताव का नाम था शांति के लिए संगठित होने का प्रस्ताव या शांति के लिए एकत्रित होने का प्रस्ताव। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि शांति के लिए एकत्र होने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? अमेरिका के द्वारा। फिर दूसरा क्वेश्चन, डेट याद रखना है, कई बार रिपीट किया है। शांति के लिए एकत्र होने का सिद्धांत आपका किस डेट को पास किया गया महासभा द्वारा? तो 3 नवंबर 1950। ये डेट याद होनी चाहिए, किस तारीख को? 3 नवंबर 1950 को। एक बार आपका जे में तो नहीं लेकिन एलएलएम में प्रपोजल नंबर पूछ लिया है कि शांति के लिए एकत्र होने के प्रस्ताव का प्रस्ताव संख्या क्या थी। तो प्रस्ताव संख्या तक याद रखनी पड़ेगी, 377। कौन थी प्रस्ताव संख्या? 377, 377। और आपको बताया गया था कि 5 आपका मुख्य बातें महासभा ने बताई और ये बता दिया कि अगर सुरक्षा परिषद फेल मारती है तो हम कार्यवाही करेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करेंगे? मेंटेन रखेंगे। ये आपका बताया भी गया था। अब यहाँ जो नया क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन और यहाँ बनते हैं। एक क्वेश्चन नया बन सकता है कि इस प्रपोजल का, इस संकल्प का विरोध किस देश ने किया था? तो मुख्य रूप से इसका विरोध रूस ने किया था, यानी कि रूस ने इसका विरोध किया था। और सुरक्षा परिषद में जब प्रस्ताव आया तो नकारात्मक मत दिया था। तभी महासभा क्या की? काम की। भाई
तो विरोध किसने किया था शांति के लिए एकता के प्रस्ताव को? रूस ने। और बार बार रूस कह रहा था कि जब यूएनओ चार्टर के आर्टिकल 24 के तहत ये जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है, तो ये महासभा को अधिकार ही नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कोई कार्यवाही करे। ये बार बार रूस का मानना था और ये कहा रूस कि ये तो सुरक्षा परिषद के अधिकारों का महासभा उल्लंघन कर रही है। तो किसने विरोध किया था इस प्रस्ताव का? रूस ने। अब अगला क्वेश्चन आइए इसी पर। अब ये आया कि भाई आपका कार्यवाही की गई, तो अब समस्या आई कि भाई इसका खर्चा कौन देगा? तो रूस खर्चा देने से इनकार करने लगा और ये कहा कि हम खर्चा नहीं देंगे, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी थी ये सुरक्षा परिषद की थी। और कि कौन निभा रहा है? तो आपका निभा कौन रहा है? तो जो निभा रहा है वह महासभा। अतः ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है, मैं खर्चा नहीं दूंगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ बनता है कि किस वाद में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये इस प्रस्ताव को वैध माना, यानी कि जो महासभा ने प्रस्ताव पास किया था उसको सही माना। तो वह केस याद रखना है, कास्ट के मामले में, खर्चे के मामले में, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए जाने वाले खर्चे के मामले में न्यायालय ने इस प्रपोजल को सही माना। यानी कि रूस की बात को इनकार करते हुए इस प्रस्ताव को क्या माना गया? सही। ये यानी कि पहला हमने बताया कि क्या महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी कार्य करती है। दूसरा कार्य महासभा का देखा जाए, महासभा का जो दूसरा कार्य है, आपका विचार विमर्श हमने बता ही दिया। आगे देखा जाए निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी कि महासभा के निर्वाचन या चुनाव या इलेक्शन संबंधी कार्य कौन कौन से हैं। अर्थात जनरल असेंबली आपका किन किन आपका लोगों का निर्वाचन करती है और उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए निर्वाचन संबंधी कार्य में आपका 3 तो बताया ही गया है, आर्टिकल 4 बताया गया है, 5 बताया गया है और 6। फिर याद करिए तो आपका आर्टिकल 4 जो है हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों की एंट्री यानी कि प्रवेश से संबंधित है। तो नए सदस्यों का प्रवेश कैसे किया जाता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के विनिश्चय द्वारा। अर्थात इसका मतलब पहला मिला निर्वाचन में कि महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नए मेंबर बनेंगे उनको मने प्रस्ताव पास करके उनको नए मेंबर के रूप में ऐड करती हैं। लेकिन केवल महासभा अकेले नहीं करती, किसकी सिफारिश पर कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन? महासभा। ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया यूएनओ के किसी सदस्य को सस्पेंड करना है, आपका निलंबित करना है, तो अनुच्छेद 5 हो गया कि कैसे निलंबित किया जाता है। तो आपका सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन किसके द्वारा? महासभा। फिर आपका निष्कासन करना है अनुच्छेद 6 में, बाहर का रास्ता दिखाइए, तो फिर वही नियम याद रखना है,
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा? आपका महासभा। देखिए आपका जो महासभा है और क्या क्या कार्य करती है महासभा, आपका जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जज होते हैं, उनका चुनाव करती हैं, लेकिन अकेले नहीं करती। यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी है बताया जाएगा? आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। पहले बड़ा बड़ा चैप्टर ही निकाल दिया जाए। कितने जज होते हैं? 15। इनका चुनाव अलग से बताया जाएगा, लेकिन अभी आपका एक लाइन बस जानना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होता है। तो इधर महासभा वोटिंग करती है और इधर सुरक्षा परिषद, याद रखिए। यानी कि अब देखिए 4 ऑप्शन इसी में गलती होगी। ये न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव जो होता है वोटिंग द्वारा होता है, महासभा अलग वोट करती है, सुरक्षा परिषद अलग वोट करेगी, लेकिन दोनों जब वोट करेंगे तो एक ही समय में करेंगे। यानी कि एक ही दिन वोटिंग होगी, इधर महासभा में और उधर सुरक्षा परिषद में। और जो न्यायाधीश दोनों में यानी कि सुरक्षा परिषद में और महासभा में बहुमत पा लेगा, यानी कि जो व्यक्ति बहुमत पा लेगा वह व्यक्ति न्यायाधीश बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब देखिए ऑप्शन कैसे भरमाता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और आप भी भ्रम जाएंगे, आपका वैसे भी कल से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि महासभा आज समय भी है, ज़्यादातर निपट जाएगी। तो आपका कैसे किया जाता है, 4 ऑप्शन देगा। देखिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ। महासभा द्वारा किया जाता है तो गलत है, सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा दे देगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, ये भी गलत है। तो आखिर सही क्या है? तो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा एक ही समय पृथक पृथक क्या करके वोटिंग करके, दोनों वोट एक ही समय करेगी लेकिन अलग अलग करेगी, और जो व्यक्ति दोनों में विजयी होगा, कहाँ कहाँ? आपका महासभा में और कहाँ? सुरक्षा परिषद। विजयी होगा का मतलब ये हुआ कि बहुमत प्राप्त कर लेगा, वह व्यक्ति न्यायाधीश बन जाएगा। किसका न्यायाधीश? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो निर्वाचन भाई सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर कौन करती है? महासभा। आगे देखिए, अब आइए जो जनरल असेंबली है, ये आपका जो सुरक्षा परिषद के आपका अस्थाई सदस्य 10 हैं, यानी कि 10 टेम्पररी मेंबर हैं, उनका भी चुनाव आपका महासभा द्वारा किया जाता है। यानी कि आगे हम बताएंगे, अभी सुरक्षा परिषद पढ़ाना है, अभी पहला अंग चल रहा है, याद रखिए कौन सा? महासभा। महासभा, अब जो सुरक्षा परिषद का गठन होगा उसमें टोटल 15 मेंबर होंगे, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। ऐसी दशा में सतर्क ये रहना है कि ये जो 10 अस्थाई सदस्य चुने जाते हैं, ऐसी दशा में ये कैसे चुने जाते हैं? तो इनका चुनाव होता है और इनका चुनाव महासभा द्वारा होता है। यानी कि किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद न मार दीजिएगा, किसके द्वारा? महासभा द्वारा। सुरक्षा परिषद का इसमें कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद अगला चुनाव आगे बताया जाएगा डिटेल में, तो आपका महासभा के कार्य हम बता रहे हैं। अगला आपका देखना है
कि जो महासभा होती है वह आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों का चुनाव करती निर्वाचन करती हैं। यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक परिषद हैं उसमें अधिकतम 54 सदस्य होंगे और उन 54 सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाएगा, तो महासभा द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद आपका आ जाइए, जो मैं इसके बाद आ गया कि जो न्यास्ता परिषद, तो भाई क्वेश्चन बना है जो ट्रस्टीशिप था, अब न्यास्ता परिषद ही एक ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसने अपने कार्यों को पूरी तरह निपटा दिया है। यानी कि अपने कार्य में वह पूरी तरह क्या हो चुका है, सफल। तो कौन ऐसा अंग है यूएनओ का जिसके पास अब कोई काम नहीं है, तो कौन अंग है आपका, तो क्या मारेंगे, ट्रस्टीशिप या न्यासिता परिषद। बताया जाएगा डिटेल में, अभी बताया नहीं गया है। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि मने किसका किसका निर्वाचन करती है ये महासभा, ये बताया गया। अगला देखिए आपका कार्य, आपका वित्तीय कार्य, ये भी काफी आपका पूछा जाता है। फाइनेंशियल एक्ट या वित्तीय कार्य, ये भी आपका पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है, याद रखिए पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बजट कौन पास करता है। यानी कि कहाँ से कितना आपका इनकम होगी और उस इनकम को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, ये जो बजट कहलाता है ये कौन पास करता है, तो आपका जवाब रहेगा महासभा। याद रखें कौन पास करती है, महासभा पास करती है बजट को। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ को कितनी राशि का सहयोग करेगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो महासभा द्वारा। याद रखें किसके द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा, जो ये विशिष्ट अंग हैं या प्रमुख और अंग हैं उनके खर्चे, यानी कि उनका जो आय व्यय होगा, लेखा जोखा होगा, उसका भी बजट कौन पास करती है, तो महासभा। यानी कि कुल मिलाकर महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के आय और व्यय को माने पास करती हैं और कौन सा राज्य कितना पैसा यूएनओ को देगा इसका भी निर्धारण कौन करती है, तो क्या जवाब रहेगा आपका, महासभा। याद रखिए। इसके बाद आपका आता है पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। यानी कि महासभा को हक है कि वह अन्य अंगों पर पर्यवेक्षण करें, विशिष्ट जो एजेंसियां हैं उन पर पर्यवेक्षण करें। तो देखिए कैसे सुपरविजन किया जाता है भाई। यानी कि जितने भी अंग और सहायक अंग हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, आपका उनकी जो लिस्ट है वह महासभा की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि महासभा में सभी विभागों के कार्यों का विवरण पेश किया जाएगा। तो भारत में जोड़ लीजिए, भारत में अगर संघ स्तर पर है तो कहाँ सभी विभागों का विवरण किसने क्या क्या कार्य किया कहाँ पेश किया जाता है, संसद में। संसद के पटल पर विभाग अपना रखता है कि हम इतना आय व्यय करेंगे, यहाँ से इतना आएगा, इतना हम खर्चा करेंगे, इतना खर्चा हुआ है। तो ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पेश की जाती है, पूरा विवरण किसमें, महासभा। याद रखिए। तो सुपरविजन कौन करता है, महासभा।
अब अगला आइए, आपका सहायक अंगों की स्थापना। यहाँ भी काफी आपका क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना है भाई। देखिए आपका 6 अंग आपका मेन है कौन, अच्छा, और 6 अंग हमने आपको बता रखे हैं। इन 6 अंगों के अलावा महासभा को हक है कि वह आपका अन्य अंगों की स्थापना करे, और जब महासभा अन्य अंगों की स्थापना करेगी तो उसे प्रधान अंग न कह के हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पार्ट, सहायक अंग या गौण अंग, गौण भी कहा जाता है। अब यहाँ से अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। पूछा गया है कि महासभा किस अनुच्छेद के तहत सेकेंडरी पार्ट या गौण अंग या सामुनांगिक अंग या सहायक अंग की स्थापना कर सकती है। तो अभी अनुच्छेद पढ़ाना है, अभी अनुच्छेद शुरू नहीं हुआ, अभी तो कार्य अलग से बताया जा रहा है। अभी आपका सेक्शन आर्टिकल 9 से 22 तक अलग से हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उसमें भी कुछ टेक्निकल बातें अनुच्छेद वाइज निकाली जाएगी। तो याद रखिए किस अनुच्छेद के तहत सहायक अंग की स्थापना की जाती है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 22। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब तक के इतिहास में बस ये बना है कि किस आर्टिकल के तहत महासभा को आपका माने सहायक अंग आपका सृजित करने की क्षमता प्राप्त है। तो आर्टिकल 22 लास्ट जो अनुच्छेद है इसमें का। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नया बन सकता है कि अनुच्छेद 22 का सहारा लेकर महासभा ने सर्वप्रथम किस सहायक अंग की स्थापना की, तो वह आपका है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लॉ कमीशन। रटे रहिए, किसकी स्थापना की सर्वप्रथम, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। और भी किया, लेकिन आपका सर्वप्रथम हम बता रहे हैं कि अगर ये पूछे कि महासभा ने आपका अनुच्छेद 22 का सहारा लेकर सर्वप्रथम किस सहायक अंग की स्थापना की है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। अब जब भी अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग पढ़िए, तुरंत आपका भारत में भी लॉ कमीशन पढ़ लेना चाहिए। और लॉ कमीशन का कार्य क्या होता है, विधि आयोग का कार्य क्या होता है, ये हल्का सा देखना पड़ेगा। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, जे में भी एपीओ में भी। देखिए जहाँ तक भारत की बात है, जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम 1834 में यानी कि 1834 ईस्वी में फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। यानी कि किसको बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले, शॉर्टकट में कहा जाता है लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, ये पूरा नाम है। और शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, लॉर्ड मैकाले। और इसी ने आपका आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया था। यानी कि जो आप आईपीसी पढ़ेंगे उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, लॉर्ड मैकाले। लेकिन लॉ कमीशन पूछे कि किस व्यक्ति ने किया था, तो व्यक्ति में आपका लॉर्ड मैकाले। लेकिन किस विधि आयोग ने किया था, किस लॉ कमीशन ने किया था, तो आपका जवाब रहेगा फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग। फिर अंग्रेजों ने ही सेकेंड लॉ कमीशन बनाया, द्वितीय विधि आयोग बनाया, और उसकी सिफारिश पर सीपीसी का निर्माण हुआ,
द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फिर अंग्रेजों ने तृतीय विधि आयोग बनाया भारत के लिए और उसके रिकमेंडेशन पर आपका टीपीए का निर्माण हुआ। किसका निर्माण? तो तीन कम से कम याद रखिए, फिर एक बार रटिए। प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर किसका निर्माण हुआ? आईपीसी। द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर सीपीसी। तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर टीपीए। ये तीनों रटना है, लिखवा जाएगा लिखवाते समय। अगला देखिए भाई, अगला कार्य देखा जाए, ये तो सहायक अंग महासभा बना सकती है। अगला आपका ये देखना है कि महासभा का जो अगला कार्य है वह एडवाइजरी मांगना अर्थात सलाह मांगना या परामर्श मांगना। अब यहाँ जो परामर्श पर भाई क्वेश्चन अच्छा बनता है, देखिए आपका कैसे मॉडल बने हैं 4-5 आपका जे में, उसको थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा। देखिए आपका आर्टिकल 96 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 96 के तहत ये प्रावधान है कि सलाह मांगी जा सकती है, एडवाइजरी मांगी जा सकती है। किससे मांगी जा सकती है एडवाइजरी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं भाई, शुद्ध जो वाक्य है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये शुद्ध वाक्य है। जैसे कि आपका सत्र न्यायालय पूछा जाता है कि भाई सेशन कोर्ट लोग कह देते हैं, सेशन कोर्ट सही नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन। ये एमपी में आया है कि सही नाम क्या है, तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि हिंदी में सत्र न्यायालय। सेशन कोर्ट ना मार दीजिएगा भाई, इंग्लिश में कोर्ट ऑफ सेशन। उसी प्रकार जो न्यायालय आपका 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका लीगल तौर पे नाम है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। शॉर्टकट में ICJ कहा जाता है, जो पहला पहला अक्षर है। हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, इसी में थोड़ा समय लगेगा समझाना है इसको, क्योंकि यहाँ 1-2 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं और इसको चूंकि भारत में भी हमें जोड़ना है इसलिए आपका, और टेक्निकल क्वेश्चन देखिए कहाँ से गलती होगा। देखिए आपका सामान्य भाई बात तो सभी लोग पकड़ लेंगे, लेकिन जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है वहीं आप पकड़िए, सामान्य तो भाई सभी लोग पढ़ लेंगे। तो आपका पहला हम उठाते हैं मुद्दा कि कौन किससे एडवाइजरी मांग सकता है, तो किससे मांगा जाएगा? तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से। लेकिन कौन मांग सकता है ये आपका सतर्क रहना है। तो पहला आया कि क्या महासभा आपका एडवाइजरी मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है। दूसरा आया सुरक्षा परिषद मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है। और इसके अलावा सामान्यतः और कोई अंग या जो विशिष्ट एजेंसियां हम बताएंगे वह सलाह मांगने में सक्षम नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अभी 1 पॉइंट बचा है, अभी कितने, अभी 1 पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन अभी आधा ही क्वेश्चन पर रहिए। क्वेश्चन ये बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कौन एडवाइजरी मांग सकता है। तो ऑप्शन दिया है केवल महासभा, केवल सुरक्षा परिषद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया, एक मांग सकती हैं कि दोनों? दोनों। ये दोनों संस्थाएं किसी भी विषय पर, याद रखिए, किसी भी विषय पर राय या एडवाइजरी मांग सकती हैं। तो कौन मांग सकती हैं? दोनों। अब समस्या ये आया कि इसके बाद अगर हम संस्थाओं को देखें तो आपका 4 संस्थाएं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बनती हैं, क्योंकि 6 अंग हैं तो कितना बचा? 4। और आपका
17 विशिष्ट एजेंसियां हैं जो यूएनओ के तहत कार्य करती हैं। अब यही पॉइंट पकड़ना है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोई एडवाइजरी मांगे, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सामान्य नियम यह है कि यह एडवाइजरी या सलाह नहीं मांग सकते, लेकिन किसके द्वारा अथराइज करने पर, यही क्वेश्चन पकड़ना है, किसके द्वारा प्राधिकृत करने पर अन्य अंग या विशिष्ट एजेंसियां भी न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकती हैं। तो कौन अथराइज कर दे? तो महासभा, सुरक्षा परिषद नहीं। किसके द्वारा? यानी कि जब महासभा, जो ये 4 अंग बचे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य या 17 एजेंसियां हम आगे पढ़ाएंगे, अगर महासभा इनको अथराइज करती है, प्राधिकृत करती हैं, अनुमति देती हैं कि आप भी सलाह मांगिए, तो ये लोग सलाह मांग सकते हैं। फिर एक लेकिन लगाना है, लेकिन ये लोग जो सलाह मांगेंगे वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में मांगेंगे, बाहरी नहीं। ये भी एक पॉइंट याद रखना है। फिर इसको समझिए दोबारा। अगर ये 4 अन्य अंग और आपका 17 विशिष्ट एजेंसियां हम बताएंगे आगे, अगर ये न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक तो सलाह समानता मांग ही नहीं सकते, दूसरा नियम आया कि किसके द्वारा अथराइज करने पर ही सलाह मांग सकते हैं, महासभा द्वारा। किसके द्वारा? महासभा। तीसरा पॉइंट ये पकड़ना है कि ये जब सलाह मांगेंगे तो केवल उन्हीं विषयों पर मांग सकते हैं, केवल उस सब्जेक्ट पर मांग सकते हैं जो इनके क्षेत्राधिकार या इनके अंडर में है। जो मामले इन विशिष्ट एजेंसियों के अंडर में नहीं हैं, उस पर ये विशिष्ट एजेंसियां सलाह मांगने का हक नहीं रखती। यानी कि जिस अंग को जो कार्य सौंपा गया है उस विषय से संबंधित वह सलाह मांग सकता है, लेकिन वह दूसरे अंगों से संबंधित विषयों में कोई सलाह मांगने का अधिकार नहीं रखता। तो इसीलिए टेक्निकल है कि 2 बार परंतुक लगा और घुमावदार दे देगा तो समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। फिर एक बार हम बता रहे हैं, इतना आसान नहीं है। कौन सलाह मांग सकता है सामान्यतः कभी भी किसी मुद्दे पर? 2। कौन कौन? हाँ, महासभा और कौन? सुरक्षा परिषद। अब आइए, अन्य अंग कब सलाह मांगेंगे? तो 4 ऑप्शन देगा। सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकृत करने पर, महासभा द्वारा प्राधिकृत करने पर, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अनुमति से इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा अथराइज करने पर? हाँ, महासभा। ये याद रखना है, महासभा आपका अथराइज करने पर। तो अब अगला लास्ट नियम फिर एक बार बताया जा रहा है भाई, कि क्यों गलती होती है यहाँ। अन्य एजेंसियां या 4 अंग केवल अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर ही राय मांग सकते हैं। यानी कि जो विषय उस एजेंसी की एरिया में आते हैं उस पर वह राय मांग सकते हैं, दूसरे मने मामलों में वह राय मांगने के हकदार नहीं हैं। लेकिन फिर याद रखिए, आपका ये नियम महासभा और सुरक्षा परिषद में लागू नहीं होगा। ये दोनों संस्थाएं किसी भी विषय पर क्या मांग सकती हैं? एडवाइजरी। और आर्टिकल भी याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल है एडवाइजरी के लिए? 96। अगला देखिए भाई, आपका कार्य। अब अगला आपका कार्य है कि जो महासभा होती हैं वह चार्टर में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन का काम करती हैं सुरक्षा परिषद से मिलकर।
यानी कि सुरक्षा परिषद से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में एमेंड किया जा सकता है, लेकिन अकेले सुरक्षा परिषद नहीं कर सकती। इसके लिए और किसकी जरूरत पड़ेगी? महासभा की। तो आगे बताया जाएगा। अब ये क्वेश्चन लास्ट में आइए तब बैरक शुरू किया जाए। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अगर महासभा कोई रिजोल्यूशन पास करती है, संकल्प पास करती है, तो उसका प्रभाव कैसा होता है? जो लास्ट में सामान्य बातें बतानी है कार्य, इसके बाद आर्टिकल हम शुरू करेंगे। अगर महासभा किसी विषय पर संकल्प पास करती है तो क्या वह संकल्प बाध्यकारी होता है कि नहीं? तो सामान्यतः महासभा के संकल्प आपका बाउंड नहीं होते, बाध्यकारी नहीं होते। जैसे उदाहरण, अगर अफगानिस्तान में संकट चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि जो सबसे इंटरनेशनल जो टेररिस्ट हैं वह आपका प्रधानमंत्री बन गया, और इंटरनेशनल टेररिस्ट में यूएनओ में जिसका नाम है वह विदेश मंत्री और तमाम मंत्री बन गए। यानी कि पूरी कैबिनेट ही AK-47 वाली और RDX वाली हैं। यानी कि जब शासन भी चलाएंगे तो AK-47 बगल में क्या रहेगी? रखी रहेगी, और कोई भी आनाकानी करेगा तो कोड़ा मार दिया जाएगा, मारा ही जा रहा है। देखिए महिलाओं पर कितना जुल्म हो रहा है और विश्व मौन है। यानी कि कहाँ गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार? कम से कम कुछ तो बोले। तो सारी शक्तियाँ बस आपका नज़ारा देख रही हैं, एक दूसरे पर चाह रही हैं कि हम आपका ठिकरा फोड़ दें और हम कुछ न करें। भारत अब करे क्या? सब जान रहे हैं कि भारत अब चाह रहे हैं लोग कि भारत जाकर शामिल हो जाए। तो भाई पाकिस्तान तो शामिल ही हो गया है। देखिए इसीलिए और वहाँ की जनता उग्र होती जा रही है, और वहाँ की जनता को ये लगता है कि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में पूरी तरह पाकिस्तान का ही हाथ है। इसलिए धीरे धीरे जन आक्रोश होगा और बंदूक के बल पर बहुत दिनों तक सत्ता नहीं चलाई जा सकती। जहाँ का बच्चा बच्चा अगर ये कसम खा ले या तो हम मरेंगे या आज़ाद रहेंगे, वहाँ कोई भी शासन आप नहीं चला सकते, ये भी याद रखिए। यानी कि बच्चा बच्चा अगर उठ खड़ा हुआ तो कितने लोगों को मारेंगे? पूरा शहर वीरान कर दीजिए, देश वीरान कर दीजिए, तो कोई बचेगा ही नहीं, तो शासन किस पर करेंगे? तो अलग बात है। तमाम अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। तो आपका ये बताया जा रहा था कि जो संकल्प महासभा पास करती हैं वह बाध्यकारी होता है कि नहीं? तो वह बाध्यकारी नहीं होता। बस ये है कि आपका यानी कि फिर एक बाउंड नहीं होते, यानी कि महासभा के संकल्प राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। यह एक सबसे बड़ी कमी है महासभा की। यानी कि महासभा कोई प्रस्ताव पास करे, राज्य चाहे माने या न माने उसकी इच्छा पर है। क्यों? क्योंकि इसके संकल्प आपका निर्देशात्मक हो सकते हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं। अब यही क्वेश्चन आपका उठता है, वही क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छे से याद रखना है, और वह ये याद रखना है कि महासभा के जो रिजोल्यूशन होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, वह कब राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं, अर्थात कब राज्य उन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य होता है। तो 3 ऐसी अपवादिक दशाएं हैं जहां की महासभा के प्रस्ताव को मानने के लिए राज्य क्या होते हैं? बाध्य। वहीं 3 अपवादिक दशा याद करके जानी है। पहला आपका है कि विशिष्ट राज्य के सरकार की भागीदारी।
अब आइए विशिष्ट राज्य के सरकार की भागीदारी देखा जाए। सबसे आपका अफगानिस्तान में ही मान लीजिए कि यूएनओ है। अशरफ गनी अभी अपने को राष्ट्रपति मान रहे हैं, ये महासभा में 5 लोगों को भेज दिए। और तालिबान भी अपने को क्या मान रहा है, सरकार, और ये भी 5 लोगों को क्या किया महासभा में। यानी कि एक ही देश में सरकार को लेकर अंतर विरोध हो गया, 2-3 सरकारें बन गई और सभी सरकारों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेज दिए, 5-5 यूएनओ में। तो यूएनओ स्वयं यह डिसाइड करेगा कि कौन सा माने व्यक्ति या किसके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि यूएनओ माने महासभा में भाग लेगा। ये राज्य डिसाइड नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, यूएनओ। और सबसे अच्छा उदाहरण इस समय अफगानिस्तान का है। तालिबान भी मान लीजिए भेज दिया, उधर अशरफ गनी भी भेज दिए, तो ऐसी दशा में कौन मेंबर भाग लेगा, इसका निर्धारण कौन करेगी, महासभा करेगी। और ये जो महासभा का संकल्प होगा वह बाध्यकारी होगा, आपका केवल निर्देशात्मक नहीं बल्कि क्या होगा, बाध्यकारी। दूसरा देखिए, बजट और खर्चों का विभाजन, ये दूसरा बाध्यकारी है। चूंकि जनरल असेंबली यूएनओ का बजट पास करती है और कौन देश कितना खर्चा वहन करेगा ये भी कौन आपका डिसाइड करती है, महासभा। तो ये जो बजट है यूएनओ का और खर्चों का विभाजन है, ये प्रत्येक देश पर ये जो संकल्प है वह बाध्यकारी होता है। यानी कि दूसरा संकल्प कौन हुआ, जो बाध्यकारी होता है, तो बजट और खर्चों का क्या, विभाजन। तीसरा आपका है न्यासी करार, यानी कि ट्रस्टी एग्रीमेंट। जो ट्रस्टीशिप था अब तो रहा नहीं, अब तो भाई पूरा कार्य हो गया, लेकिन न्यासी करार के अंतर्गत महासभा द्वारा जो करार किया जाता था वह राज्यों पर बाध्यकारी होता था। तो ये जो डिटेल में चलेगा, जब ट्रस्टीशिप चलेगा तब बताया जाएगा। यानी कि 3 आपका याद रखिए, फिर मैं बता दूं। आपका किसी देश की सरकार का कौन प्रतिनिधित्व करेगा इस मामले में, दूसरा बजट और खर्चों का विभाजन के मामले में, और तीसरा कुछ न्यासी करार के मामले में। इन 3 मामलों में महासभा के प्रस्ताव राज्यों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है, सामान्यतः नहीं होते, ये नहीं कि बाध्यकारी मार दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि महासभा विश्व संसद नहीं है। भले माना जाता हो लेकिन वास्तव में है नहीं, क्योंकि ये निर्माण कहाँ करती है विधि का, इसके तो जो संकल्प होते हैं राज्य चाहे माने या न माने। बस इसके कितने एक्सेप्शन हैं, 3। अब आगे देखा जाए भाई, महासभा के जो कार्य थे वे कार्य हमने अलग से हेडिंग बनाकर बताया। अब महासभा के बारे में जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को तोड़ना है और उन अनुच्छेदों में कौन सा 1-2-3 क्लू मिलेगा उस क्लू को अब पकड़ना है। तो अब आइए आपका अनुच्छेद देखा जाए, 9 से लेकर आपका कह सकते हैं 22। और इसमें जो अनुच्छेद 3-4 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं उन अनुच्छेदों को याद रखना। देखिए भाई, हाँ 9 निकालिए, अनुच्छेद 9 अध्याय 4। देखिए आपका कहाँ से क्या बन सकता है वो भी थोड़ा सतर्क रहना है क्वेश्चन। देखिए क्या करके
देखिए आपका अध्याय 4 महासभा सेक्शन 9 आपका गठन की बात करता है। तो महासभा का गठन करवा दिया जाए। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य रहेंगे और महासभा में किसी सदस्य देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। तो ये तो बताया ही गया है कि महासभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है। तो आपका 9 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 9। महासभा में जो यूएनओ के जितने भी देश हैं सभी देश इसका मेंबर होंगे। तो तुरंत पॉइंट पकड़ना है कि यूएनओ के कितने देश हैं वर्तमान में। तो आपका 193 है। तो महासभा के मेंबरों की संख्या कितनी हो गई? 193, क्योंकि जो यूएनओ के मेंबर हैं वही किसके मेंबर होंगे? सभी। आपका महासभा, एक देश अधिकतम कितना प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है? 3 बार बताया गया। कितना भेज सकता है? अधिकतम 5। जैसे ही आप गठन पढ़िए आपका 2-3 बातें और आपको पढ़ना पड़ेगा। और 2-3 बातें जो पढ़ना है वह कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर और सीआरपीसी में जाकर कोरिलेट करना है। क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना यानी कि सीआरपीसी में यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में सत्र न्यायालय की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है में एपीओ एमपीए डीपीओ तमाम जगह। तो सीआरपीसी की धारा है 9, यानी कि सीआरपीसी की धारा 9 में कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना की जाती है। याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि उच्च न्यायालय करता है। ये पहला सेक्शन किसका हमने बताया? सीआरपीसी। इसी के तर्ज पर जो क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है वह कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लाइन याद रखना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो कौन सा आर्टिकल है? पहला ही अनुच्छेद है जब शुरू होगा उच्चतम न्यायालय। तो 124 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लाज 1 भारत के उच्चतम न्यायालय की गठन एवं स्थापना का प्रावधान करता है। तो तुरंत आपको अब संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर आ जाना है कि महासभा की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में? तो यूएनओ चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 9 में। किस अनुच्छेद में भाई? और भी याद रखना है 3 चीजें गठन से। अगला ये सेक्शन 10 देखिए। जब भी अनुच्छेद 10 पढ़िएगा तो इसी के साथ कोरिलेट करके तुरंत आपका 12 ही पढ़ना है। वैसे मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, लेकिन एक बार सभी अनुच्छेदों को क्या किया जाए बताया जाए। देखिए भाई, आपका अनुच्छेद 10 क्या कहता है? कार्य और शक्तियां। तो आपका पहला ये देखना है कि कार्य प्रणाली आपका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दी गई है। तो 10 से लेकर 17 तक ये हम लिखवा भी चुके हैं। आपका ये भी पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 10, प्रस्तुत घोषणा पत्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली या संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अंग की उन शक्तियों और कार्यों से जिनकी व्यवस्था प्रस्तुत घोषणा पत्र में की गई है संबंधित किसी भी प्रश्न पर या किसी भी मामले पर महा
सभा विचार कर सकती है। तो हमने आपका बताया भी था कि महासभा एक विचार विमर्श वाली संस्था है। तो किस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं? सभी मुद्दों पर। किस पर? लेकिन एक और हमने बात बताई थी कि वह किस मुद्दे पर विचार नहीं कर सकती। तो जिस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद पहले ही क्या कर रही है? विचार। तो अगर सुरक्षा परिषद पहले से विचार कर रही है तो महासभा उस विषय पर कब विचार कर सकती है? तो किसकी सहमत से कर सकती है? सुरक्षा परिषद। अब तुरंत आपका जो अनुच्छेद 10 में है, यही बात आपका अनुच्छेद 12 से कोरिलेट करके पढ़ना है और तब 11 पढ़ा जाएगा। देखिए 12 भाई अनुच्छेद तुरंत निकालिए। प्रस्तुत घोषणा पत्र में निर्दिष्ट कार्यों के अनुसार जब सुरक्षा परिषद किसी झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई कार्यवाही कर रही हो तो जब तक सुरक्षा परिषद महासभा में ऐसा करने का अनुरोध नहीं करे तब तक महासभा उस झगड़े या परिस्थिति के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय पर सुरक्षा परिषद आपका कह सकते हैं कि विचार कर रही है तो बिना सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर आपका महासभा उस विषय पर विचार करने का अधिकार नहीं रखती। तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है? 12। भाई सभी मुद्दों पर विचार 10 और किस मुद्दे पर विचार नहीं? 10 में ही बताया गया है आपका जिस पर सुरक्षा परिषद पहले से ही क्या कर रही हो? विचार। अगला देखिए आपका महासचिव सुरक्षा परिषद की सहमत से महासभा को उसके प्रत्येक अधिवेशन के समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित ऐसे किसी भी मामले की सूचना देगा जिस पर सुरक्षा परिषद कार्यवाही कर रही है और इसी प्रकार यदि महासभा का अधिवेशन न हो रहा हो तो जैसे ही इस प्रकार के मामले पर सुरक्षा परिषद कार्रवाई कर चुके वह महासभा को या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को इस विषय पर जानकारी देगा। यानी कि महासचिव जो होंगे, सेक्रेटरी जनरल जो होंगे, वह दोनों तरफ बोलेंगे। यानी कि सुरक्षा परिषद क्या कर रही है इसकी जानकारी किसको देंगे? आपका महासभा को। और अगर महासभा सत्र में न हो तो जो महासभा के 193 देश हैं, महासचिव का कर्तव्य है कि सुरक्षा परिषद क्या की ये इनको क्या करें? बताएं। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 11 आ जाइए। जहाँ तक अनुच्छेद, अब बैक होइए, आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। क्योंकि कोरिलेट करके पढ़ना था तो बीच में कौन अनुच्छेद पढ़ना है? 11। 11 देखिए आपका क्या कहता है। कम पूछा गया है 11 से, जल्दी पूछा नहीं जाता इससे, लेकिन 2-4 लाइन बता दिया जाए। महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से वांछित सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार कर सकती हैं जिसमें निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का नियमन करने वाले सिद्धांत भी समाहित हैं। यानी कि ये कर सकती हैं। तो इसको छोड़ दीजिएगा 11 को। अब आ जाइए 13 देखा जाए। अनुच्छेद 13 महासभा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अध्ययन की व्यवस्था करेगी और उस पर सिफारिश करेगी। तो ये भी छोड़ देना है, ये भी कभी पूछा नहीं जाता। यानी कि भाई फिर बता दिया जाए आपको, पूरा अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ छांट के पढ़ना है। तो इधर 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण मिले हैं, 9, 10 और 12। इसके बाद 14 देखा जाए। किसी भी कारण से उत्पन्न किसी ऐसी परिस्थिति को जिसमें महासभा की राय में राष्ट्रों के सामान्य कल्याण
या मित्रतापूर्ण संबंधों को ठेस पहुंचने की संभावना हो, महासभा अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अधीन शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए उपायों की सिफारिश कर सकती है और इन परिस्थितियों में प्रस्तुत घोषणा पत्र के जिन उपबंधों में संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन और सिद्धांतों को बताया गया है, उनका उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भी हैं। तो बस एक लाइन आपका यहाँ ये आया कि आपका जो विवाद है या राज्य आपस में मित्रता का ही व्यवहार रखें, इस बारे में आपका महासभा राज्यों से अनुरोध कर सकती है। अब राज्य चाहें तो वह अनुरोध माने या माने से क्या कर दें, भाई कह ही तो सकती हैं। यानी कि जैसे कि महासभा केवल अनुरोध कर सकती है कि आप लोग आपस में, भारत पाकिस्तान है तो दोनों लोग आपस में मित्रता का ही व्यवहार रखिए। अब चाहे भारत पाकिस्तान माने या न माने या रोज गोलाबारी करे, अब चूंकि महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होते, अतः राज्य उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कितने बाध्यकारी प्रस्ताव बताए गए थे? 3। उसको लिखवाएंगे स्पष्ट रूप से। देखिए आपका अनुच्छेद 15 वार्षिक रिपोर्ट, तो भाई एक लाइन में है, बता दिया गया है कि सभी अंगों और विशिष्ट एजेंसियों ने वर्ष में क्या क्या काम किया है, इसकी रिपोर्ट महासभा में पेश की जाएगी। तो अब समय भी आ रहा है, सितंबर के चौथे मंगलवार से बैठक शुरू होती है, पहले कि दूसरे कि तीसरे। तो अब सारे रिपोर्ट क्या किए जाएंगे, महासभा में पेश किए जाएंगे, इसको भी छोड़ देना है। अनुच्छेद आपका 16 आपका छोड़ देना है, अनुच्छेद 17 पूछा जाता है, फिर 18, 16 भी छोड़ दीजिएगा। अनुच्छेद 17 पूछा जाता है, और जब भी अनुच्छेद 17 पढ़िए उसको आप लिख लीजिए, बेयर पर ही लिख लेना चाहिए कि आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 को जोड़कर पढ़ना है, आर्टिकल 112, यानी कि बजट। तो बताइए आप लोग, तो अभी बताया गया कि यूएनओ चार्टर के किस अनुच्छेद के तहत बजट का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 17। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कहाँ पेश किया जाता है, कौन पास करती है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश कितना कितना पैसा वहन करेंगे, यानी कि खर्चों का विभाजन, यानी कि कौन देश कितना पैसा देगा, इसका विभाजन किसके द्वारा होता है? महासभा। किस अनुच्छेद के तहत होता है? 17। बस इतना याद रखिए, किस अनुच्छेद के तहत होता है? 17 के तहत। यहाँ से क्वेश्चन बना, थोड़ा अंडरलाइन कर लेना है। अब आइए अनुच्छेद 18 महासभा में मतदान। तो आपका मतदान कैसे होगा? तो महासभा में, अब बताइए महासभा में मतदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 18 में। दूसरा क्वेश्चन, महासभा में एक देश अधिकतम कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता था? 5। लेकिन वोट कितना देगा? 1। प्रत्येक सदस्य का कितना मत होगा? 1। देखिए कुछ विषयों पर अंदर से कहीं पूछा नहीं गया है, कुछ विषयों पर जब महासभा की वोटिंग होगी तो उसमें जो प्रपोजल पास होगा वह महासभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के, यानी कि 193 सदस्यों के आपका 2/3 बहुमत से होगा। यानी कि जब, इसका मतलब ये हुआ कि 193 मेंबर में जब तक कि 2/3 मेंबर प्रस्ताव के फेवर में
मतदान न कर दें तब तक वह प्रस्ताव पास नहीं माना जाएगा। कुछ मामले हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जहां की सादा बहुमत से यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से या साधारण बहुमत से ही प्रपोजल पास हो जाएगा, तो वह मामले में यानी कि 193 का आधा और आधा प्लस 1, तो आपका 193 के आधे सदस्यों में से आधा सदस्य और प्लस कितना 1, यानी कि मान लीजिए अगर 100 सदस्य हैं तो भाई 51 सदस्य अगर पक्ष में वोट दे दिए तो बहुमत हो गया। अब यहाँ बहुत अंदर अगर जाए तो भाई देखिए आपका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन चूंकि भाई आपका आसान क्वेश्चन अब बन नहीं रहा है, हार्ड क्वेश्चन ही बन रहा है। तो आपका प्रयास ये करना है कि थोड़ा बहुत गहराई में जाकर यहाँ पढ़िए। वो सही बात है कि अब तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन भाई लगातार नए नए मॉडल बन रहे हैं, तो कुछ नए क्वेश्चनों को निकालिए जो आपका माने नया हो बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में महासभा के साधारण बहुमत से प्रपोजल पास हो जाएगा। तो आपका विशेष बहुमत का मतलब हुआ आपका 2/3 और साधारण बहुमत का मतलब हुआ बैठिए भाई आधा और आधा से एक अधिक। याद रखिए साधारण मतलब कि 50% प्लस 1 और स्पेशल का मतलब क्या हुआ 2/3। देखिए भाई 2/3 एक बार उदाहरण बता दिया जाए। जैसे कि 2/3 का मतलब ये हुआ कि अगर 300 किसी माने 300 लोग हैं तो इसका हम निकालते हैं, तो 300 का 2/3 निकालना है यानी कि 2/3। तो आप निकालिए, आपका इसको कटा दीजिए तो 100 आया और 100 में 200 गुणा करिए 200, यानी कि 2/3 कितना आया आपका 200। यानी कि 300 में 200 लोग फेवर में मतदान करेंगे, तब हम कहेंगे कि 300 का 2/3 आपका फेवर में है। तो आखिर उसकी लिस्ट दी गई है और लिस्ट देखिए क्या क्या दी गई है। महत्वपूर्ण देखिए क्लास 2 है, अनुच्छेद 18 का क्लास 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उस समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे, यानी कि 2/3 बहुमत से होंगे। इन प्रश्नों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं, यानी कि वह कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है और 2/3 से ही पास होगी, उसकी कुछ लिस्ट दी गई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में सिफारिश। दूसरा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। तो कितने अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा करती है, अभी बताया गया 10। कितने अस्थायी सदस्य 10 बताया गया था। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का तो अभी बताया गया था कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव महासभा करती हैं, सभी का, यानी कि सभी का मतलब पूरा सदस्य है ही कितना 54, यानी कि 54। अगला देखिए आपका, इसके बाद अनुच्छेद 86 के पैरा 1C के अंतर्गत न्यायता परिषद, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि नए सदस्यों का प्रवेश, उनका निलंबन और निष्कासन, यानी कि नए सदस्यों का प्रवेश, निलंबन और निष्कासन। तो फिर अनुच्छेद याद रखिए, नए सदस्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत 4, निलंबन किसके तहत 5 और निष्कासन तो कैसे होगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा
तो महासभा जब वोटिंग करेगी तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कितने से ये प्रपोजल पास होना चाहिए, 2/3। यानी कि फिर याद रखिए, लास्ट में यही महत्वपूर्ण है और तो है ही कि अगर किसी सदस्य को एंट्री देनी है, सस्पेंड करना है, निष्कासित करना है, तो महासभा में जो वोटिंग होगी उसमें उपस्थित और मत देने वालों का जब तक कि 2/3 लोग इस प्रपोजल के फेवर में वोट न दे दें, तब तक न तो कि कोई देश प्रवेश करेगा यूएनओ में, न निलंबित होगा और न ही निष्कासित। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि निलंबन का प्रस्ताव जो है वह कैसे पास होना चाहिए महासभा में, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत आपका दे देगा, विशेष बहुमत और कुछ दे देगा, तो किस बहुमत से, विशेष, और विशेष बहुमत फिर लास्ट में हम बता रहे हैं क्योंकि गलती यही होती है, उपस्थित और मत देने वालों का कितना, 2/3 यानी कि 2/3। अब लास्ट में एक लाइन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जोड़िए। भाई संशोधन जब करा रहे हैं तो इसको कैसे छोड़ दिया जाए। भारत के संविधान में एमेंड किए जाने का प्रोसीजर आपका एक स्पेशल आर्टिकल में किया गया है और वह अनुच्छेद है 368। यानी कि जब भारत के संविधान में ही संशोधन करना है तो कैसे किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 368 में 2 तरीके बताए गए हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यानी कि 2 तरीके हैं, वो अलग बताया जाएगा क्योंकि भाई समय भी हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया लगभग, क्लास चलते चलते भले पता ना लगा हो, एविडेंस भी पढ़ाना है, उसमें भी थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए, पुलिस एक्ट भी। तो आपका देखिए कल आपका ये महासभा तो 15-20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। कल आपका बड़ा बड़ा पहले चैप्टर निकाल लिया जाए। तो कल आपका शुरू किया जाएगा इसमें न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये महासभा के ही बराबर पढ़ना है। यानी कि ये भी आपका बड़ा चैप्टर रहेगा। तो अभी 15 मिनट बाद एविडेंस की क्लास चलेगी, यानी कि एविडेंस की क्लास अभी 15 मिनट बाद चलेगी भाई।